एल्बर्ट आइंस्टाइन, इतने बड़े साइंटिस्ट, और देखिए उनकी तस्वीर कैसी है, और ये जो तस्वीर है उन्हें जानबूझकर ऐसी अपनी जो टंग है वो बाहर निकाली थी। दिस इंडिकेट्स कि इतना बड़ा, इतना महान साइंटिस्ट, लेकिन इस साइंटिस्ट ने अपने अंदर का जो बच्चा है, एक जो चाइल्ड है, उसको कभी, अपना बचपन जो है उसको कभी उन्होंने मरने नहीं दिया। एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। उनका कोट है, एनीवन हु हैज नेवर मेड अ मिस्टेक हैज नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। एनीवन who has never made a mistake has never tried anything new. एल्बर्ट आइंस्टाइन। गलतियां नहीं करोगे तो नई चीज कैसे सीखोगे, और गलतियां करने से डरोगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। 10 नवंबर 2022 के द हिंदू एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, वी प्राउडली सपोर्ट मिशन लाइफ। मिशन लाइफ जो है ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक फाइट जो है इसको और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाता है। वी ऑल कैन कंट्रीब्यूट। और बात चल रही है कॉप, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27th सेशन जो है वो चल रहा है। मैंने प्रश्न भी पूछा था, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका आंसर भी दे दिया है। शर्म अल शेख नाम का जो सिटी है इजिप्ट में, वहाँ पर ये मीटिंग, यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रही है। मीटिंग शब्द राइट नहीं है, द राइट वर्ड इज कॉन्फ्रेंस, राइट, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इस COP27 में अलग अलग देशों के हेड्स आए हैं, डिप्लोमेट्स आए हैं, बिजनेस हेड्स आए हैं, एक्टिविस्ट्स आए हैं, जर्नलिस्ट्स आए हैं और लॉबिस्ट्स आए हैं, और यहाँ पर हर कोई मिलकर कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा है। COP27 का मेन एम क्या है? ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन जो है इसको रीहॉल करने की बात है। ऑफ कोर्स वी नो कि ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिट करने की यहाँ पर बात है। आप इसको कह सकते हैं 4F या फिर F4, जो भी आपको ठीक लगे। लेट्स से F4, राइट, F4 का मतलब होगा फॉसिल फ्यूल फ्री फ्यूचर। COP27 जो है वो क्या अचीव करना चाहता है? F4 अचीव करना चाहता है, फॉसिल फ्यूल फ्री फ्यूचर। ये आपको F4 कहीं पर पढ़ने को नहीं मिलेगा, मुझे ये पढ़ने को मिला तो मैंने सोचा कि इसको F4 नाम देकर हम इसको याद रख सकते हैं, जस्ट लाइक हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, ओके। एनीवे, एम, दूसरा जो लक्ष्य है वो ये है कि मीन्स ये दोनों एक ही चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। एक है तो ग्रीन एनर्जी, एंड सेकंड वन इज कि ये जो कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेट चेंज जो हो सकता है, लगता है हो जाएगा, अगर 2 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को हमने क्रॉस कर लिया तो फिर वो टिपिंग पॉइंट जो है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जैसे मैंने कई बार बताया है कि वहाँ से वापस आना जो है वो इट्स इम्पॉसिबल। तो अभी कोशिश ये है कि 2100 से पहले 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ रही है ऐसा लग रहा है कि ये 1.5 या 2.5 तक भी पहुंच जाएंगे अगर हमने आज चीज़ों पर ब्रेक नहीं लगाई तो। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें तो आपको पता है कि पिछले कई दिनों से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी कॉप के बारे में हम बात करते ही रहेंगे, तो इससे आपको बोर नहीं होना है। कुछ पॉइंट्स हो सकता है कि रिपीट हो जाए, बट इट्स ओके, और ज़्यादा रिवाइज हो जाएंगे। अब शर्म अल शेख कहाँ पर है? यहाँ पर है, देख लीजिए। एज यू कैन सी दिस इज रेड सी हियर। इजिप्ट जो है एक बहुत ही बड़ा देश है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज इजिप्ट हियर। इसका कैरो इसका कैपिटल है। सुएज कैनाल काफ़ी फेमस है। यहाँ पर है मेडिटरेनियन सी, यहाँ पर है रेड सी, और रेड सी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करने वाला ये छोटा सा डॉट जो दिख रहा है ये है शर्म अल शेख, राइट। ये है वो सिटी। यहाँ पर कौन सा देश है? ये वाला देश कौन सा है बताइए, ये क्वेश्चन है आपके लिए। फिर ये देश कौन सा है? दिस वन, बताइए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये वाला, बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आप अपनी एटलास खोलिए और इजिप्ट के इर्द गिर्द के जो देश हैं उनको अच्छी तरीके से देख लीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग यहाँ पर हुई है, तो आपको रेड सी के साथ जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, राइट। बाबल मंदेब कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, सुएज कैनाल का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए आपको एटलास खोलनी पड़ेगी, ठीक है, ओके।
हमने इससे पहले की जो डिस्कशन थी हमारा 9 नवंबर वाला जो वीडियो था, तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, जो एंटोनियो गुटरेस साहब ने यह कहा कि स्विम टुगेदर या फिर सिंक टुगेदर। और अब एक ही मंत्र है हमारे पास और इसको फॉलो करना ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन इट शुड बी सस्टेनेबल, इट शुड बी ग्रीन। और सबसे ज़्यादा परेशान जो है वो है आइलैंड नेशंस, छोटे छोटे देश जैसे कि मालदीव्स हैं। अब मालदीव्स में कोई इतनी खास मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर कोई फैक्ट्री होगी। सारी चीज़ें मालदीव्स जो है वो इंपोर्ट करता है। तो मालदीव्स ने ना के बराबर कार्बन एमिट किया है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों ने कार्बन एमिट जितना किया है उसकी वजह से मालदीव्स डूबता जा रहा है। सेम थिंग गोज विथ मॉरिशियस, सेम थिंग गोज विथ कोको आइलैंड, सेम थिंग गोज विथ सो मेनी अदर कंट्रीज। तो इन सारे देशों का कोई कसूर नहीं है। इट्स लाइक आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि किसी और की गलती की वजह से आपका परिवार जो है उनकी सिचुएशन लाइफ एंड डेथ वाली हो गई, तो यू विल बी वेरी एंग्री, इजंट इट? आपको बहुत गुस्सा आएगा। सेम चीज़ इन सारे देशों की। और सिर्फ ऐसा नहीं है, लोग तो इम्पोर्टेंट हैं ही, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी चली जाएगी, वहाँ का कल्चर चला जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है वो चली जाएगी अगर इस पर ब्रेक नहीं लगाई तो। दूसरी एक चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि कॉप के जो एग्रीमेंट्स होते हैं ये नॉन बाइंडिंग होते हैं। जो सिग्नेटरी मेंबर स्टेट्स होते हैं इन पर ये नॉन बाइंडिंग है। ऐसा नहीं है कि बाइंडिंग है कि आपने साइन कर दिया अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इसको फॉलो करना ही करना है, ऐसा नहीं है। इट्स नॉन बाइंडिंग। तभी जाकर ये सारे देश जो है ना वो ऑन बोर्ड आए। फॉर एग्जाम्पल यूएसए के बाराक ओबामा जो हैं तो उन्होंने बहुत मेहनत की कि सारे देश जो हैं वो ये पेरिस एग्रीमेंट का पार्ट बन जाए। लेकिन फिर जैसे ही पेरिस एग्रीमेंट साइन हो गया तो उसके बाद आए मिस्टर ट्रंप, और मिस्टर ट्रंप ने यूएसए जो देश ध्वज लेकर चल रहा था कि चलिए आइए जुड़िए इसमें, और उसी देश के दूसरे प्रेसिडेंट आते हैं और वो फिर इसी देश को इसमें से निकाल देते हैं। अब फिर से ऐड हो गया है, लेकिन ऐसे कुछ इश्यूज की वजह से टारगेट्स अचीव करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था। तो ऐसे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी कॉप ने, या फिर ये जो एक क्लाइमेट चेंज को रोकने की जो पूरी एक मुहिम है, जो लड़ाई है, उसमें बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिला है। अभी तक क्या चीज़ें हमें देखने को मिली है? लाउड बार्किंग बट नो बाइटिंग। जो हमारे हिंदी में हम कहते हैं, कथनी और करनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। दिखता है ऐसा कि बातें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जबकि कॉप की मीटिंग जब होती है तो कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे एक्सेट्रा, लेकिन फिर जब पैसे निकालने की बात आती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात आती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं करते। लेकिन कॉप्स जो हैं, ये कॉप की मीटिंग्स जो हैं, इसने डेफिनेटली एक नज के तौर पर हमेशा काम किया। नज का मतलब पता है ना आपको, वो हम कहते हैं ना कि किसी को ऐसा थोड़ा सा पुश किया, कि हम कहते हैं अपने दोस्त को कि यार चल कर दे वो काम, ऐसा थोड़ा उसको ऐसा हाथ टच करते कहते चल कर दे यार, तो दैट इज़ अ नज, यू नो। तो ऐसा नज करने का काम जो है वो कॉप करता है। फॉर एग्जांपल जो ग्लासगो की हुई तो उसमें क्या हुआ, नेट ज़ीरो तय किया गया, राइट। ऐसा भी वक्त था जब बहुत सारे देश जो हैं वो इस चीज़ को मानते ही नहीं थे। वो कहते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज जो है वो सिर्फ साइंटिस्ट ने बनाई हुई चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आज कोई ऐसा नहीं है जिसका विरोध कर रहा हो। जो उस टाइम पर बड़बड़ कर रहे थे वो भी बंद हो गए। अब हर किसी को पता चल गया कि ये क्लाइमेट चेंज जो है ये रियलिटी है। तो अब हमें फैक्ट पता है, तो वी मस्ट एक्ट। COP 27 जो है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या मानी जाती है, या फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक सारे प्लानिंग और ये सारी चीज़ें तक बातें चल रही थी। अब वक्त आ चुका है इम्प्लीमेंटेशन का। और जो इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उनका नाम है शमे शौकरी, राइट, शामे शौकरी, ऐसा ही यही नाम है उनका। इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर हैं और आई थिंक प्रेसिडेंट भी हैं, बट एनीवे सामे शौकरी जो हैं उन्होंने ये शब्द दिया है इम्प्लीमेंटेशन कॉप, कि COP 27 जो है दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन कॉप। दूसरा प्रश्न ये भी है कि ये बिल कौन पे करेगा, यानी कि जो नुकसान अभी हो चुका है तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। बट ऑफ कोर्स वी नीड टू नो दिस थिंग कि अब दुनिया को सिक्योर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना हम इसमें डिले करेंगे उतना इसका कॉस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। और एक लक्ष्मण रेखा भी है, उसको अगर क्रॉस कर लिया उसके बाद आप वापस नहीं आ पाएंगे, ये भी है।
फिर दोस्तों अग्निपथ जो स्कीम है ना, इस स्कीम पर आर्टिकल लिखा है जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे साहब ने, जो हमारे इंडियन आर्मी के चीफ थे 2019 से 2022 के बीच में। और अग्निवीर स्कीम जब आई, अग्निपथ स्कीम जब आई, अग्निवीर जो होते हैं वो सोल्जर्स होते हैं, लेकिन जो रिक्रूट्स हैं उनको कहा जाता है अग्निवीर। अग्निपथ स्कीम का नाम है। तो ये जो अग्निपथ स्कीम जब लॉन्च की गई तब क्या हुआ था, हमारे देश में बहुत सारी जगहों पर प्रोटेस्ट हुए थे। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि हर बार ट्रेन को क्यों शिकार बनाया जाता है। जब भी कोई ऐसा इश्यू होता है तो हर कोई जो है वो रेलवे स्टेशन पर चला जाता है और वहाँ पर जाकर ट्रेन को जलाने का काम करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उस पर एक वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था कि कैसे रेलवे पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन अलग हो जाता है, उनका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, फिर स्टेट का क्या है, तो ये सारी चीज़ें। पर एनीवे उस पर हम नहीं जा रहे हैं। तो अग्निपथ स्कीम जो है तो उसमें क्या है कि लगभग हर साल 50,000 जैसे अग्निवीरों को, ऐसे सोल्जर्स जो हैं, ऐसे यंगस्टर्स जो हैं, उनको रिक्रूट किया जाएगा और फिर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 4 सालों के लिए होगा और इसमें से 50,000 में से सिर्फ 25% जो हैं वही इसमें रहेंगे, यानी कि हो गए कितने, 12,500 जितने जो हैं वो परमानेंट सोल्जर्स के तौर पर, यानी कि 15 ईयर्स के लिए आर्मी के साथ रहेंगे। बाकी के जो लेट्स से कितने हुए 37,500 इज़न्ट इट, तो 37,500 जितने सोल्जर्स जो हैं तो उनको वो वापस आ जाएंगे, दे विल बिकम सिविलियंस। उनकी जो एक स्टिंट थी आर्मी के साथ 4 साल की वो ख़त्म हो गई। अभी हमारे देश में कहाँ पर पहुंची है ये अग्निपथ स्कीम, अभी जो फर्स्ट बैच है अग्निवीरों की वो ट्रेनिंग सेंटर्स में पहुंचने वाली है, राइट। अब जब इसका अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया गया तो इसका विरोध हुआ, ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनका कहना यह था कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, पुराने तरीके से ही होना चाहिए, अब ये क्या है, 4 सालों के लिए ही आप इनको लेंगे, ये वो एक्सेट्रा। बट द थिंग इज नथिंग इज एवर कॉन्स्टेंट एंड चेंज विल ऑलवेज बी द ऑर्डर ऑफ द डे। क्या खूबसूरत कोट, एक लाइन लिखी है, लेकिन ये लाइन नहीं है, ये तो कोट है, नरवाणे साहब ने जो बताया है। दिस इज रियल थिंग, इज इट, ये हकीकत है कि कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है, आपको चीज़ों को चेंज करते ही रहना पड़ता है। चाहे वो परिवार के नियम हो, जो ग्रैंडफादर और उनके ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम पर हमारे जो परिवार के नियम थे, क्या आज वही परिवार के नियम है? नहीं, उसमें बहुत सारे अपग्रेडेशन आए हैं। चॉकलेट के लिए हम जब छोटे बच्चे थे तब लड़ते थे, क्या आज चॉकलेट के लिए लड़ोगे? हाँ, कुछ 1-2% ऐसे लोग होंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि अब चॉकलेट के लिए कोई जो है वो रोएगा झगड़ेगा। हमारी एज के लोग की बात कर रहा हूँ, राइट, when we are mature, of course. तो सेम थिंग गोज विथ दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ जो हैं वो समय के साथ साथ चेंज करनी ही पड़ती है। फॉर एग्जांपल 1998 की बात करें तो उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिटायरमेंट की जो एज थी, तो उस रिटायरमेंट की एज को 2 सालों के लिए इंक्रीज़ किया गया था। आज कितना वक्त हो गया? 20 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया। क्या कोई इसका इश्यू है? नहीं है, चीज़ें चल रही हैं। उस टाइम पर भी जैसे अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई, उस टाइम पर भी लोग विरोध कर रहे थे कि 2 साल एक्स्ट्रा कैसे, ऐसा थोड़ी होता है, हमारा क्या होगा, ये वो एक्सेट्रा। लेकिन अब एवरीवन इज़ ओके नाउ। अब तो ये बात चल रही है कि दुनिया के दूसरे देशों में, ग्लोबल देशों में क्या होता है, मीन्स ग्लोबल देशों में नहीं, ग्लोबली क्या होता है कि 65 ईयर्स की रिटायरमेंट एज है। मीन्स आजकल हेल्थ फैसिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी हो गई है कि 65 तक का व्यक्ति जो है वो सो ओके, इट्स नॉट लाइक कि आप बहुत बूढ़े हो गए, इट्स नॉट नथिंग लाइक दैट। मीन्स आई सी अमिताभ बच्चन साहब को आप देखिए, ही इज़ व्हाट आई थिंक 75 प्लस होंगे। आई थिंक अभी उनका बर्थडे गया, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, बट आई एम श्योर ही इज़ 75 प्लस, मे बी 78, आई एम नॉट श्योर, बट ही इज़ 75 प्लस। और उनका शूटिंग का शेड्यूल देखिए आप, कितने सारे एड्स आते हैं उनके, कितने केबीसी प्रोग्राम आता है, फिल्मों में काम करते हैं, एंड ही इज़ वर्किंग ऑन एंड ऑन, ही इज़ गोइंग ऑन, राइट। तो ऑफ कोर्स चलो अमिताभ बच्चन ही इज़ अ लेजेंड, राइट, लेकिन दिस इंडिकेट्स के 65 इज़ नॉर्मल दिस डेज, यू नो। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों के बाद शायद 70 भी नॉर्मल हो जाए। जितना लोग अच्छी तरीके से, मीन्स ऑफ कोर्स एयर पोल्यूशन और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वरना 70 या 50 तक भी पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बट अगर सारी एनवायरनमेंट अच्छा है, क्लीन है एंड गुड हैबिट्स है, तो फिर 65 इज़ वेरी ओके एज। तो
बहुत सारे देशों में ये है, तो यहाँ पर भी ऐसी बात हो रही है। मीन्स बहुत सारे जजेस की भी अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की एज, हाई कोर्ट के रिटायरमेंट की एज अलग, तो ये सारी चीज़ें चेंज होगी। सेम थिंग गोज विद सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी टाइम टू टाइम जो है वो रिटायरमेंट की एज जो है वो चेंज हुई है। तो अग्निवीर की बात करें तो अग्निपथ स्कीम और इसमें जो अग्निवीर हैं, तो ये अग्निवीरों मीन्स विलिंगली आप देखिए, मैंने अभी हमारे राजकोट में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी जो है, तो आई वॉज गोइंग थ्रू सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, रात की बात है, और बड़ा सा गेट है। इफ़ यू आर फ्रॉम राजकोट, यू नो राइट, आपको पता होगा, एक दो स्टूडेंट्स हैं राजकोट के जो ये वीडियो देखते हैं, तो यू नो कि बहुत बड़ा गेट है, और यूनिवर्सिटी से आप एक गेट से दूसरे गेट जब निकलते हैं तो आप दूसरे एक अलग ही एरिया तक, मीन्स बीच में से वो जा सकते हैं, लोग आते जाते हैं, वो ओपन फॉर ऑल है, ऐसा नहीं है कि कोई लो तोड़ रहा है। तो रात को जब आई वॉज गोइंग देयर विथ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, तो जैसे ही हम यूनिवर्सिटी के गेट में एंटर हुए तो आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यहाँ पर। देर वर लाइक कम से कम मैं बताऊँ आपको, कम से कम होंगे 3-4 हज़ार जितने लोग, यंगस्टर्स, यंग लड़के, फ्रेश ब्लड, 18-19 इतनी एज के, और उससे भी कम होंगे शायद, आई एम नॉट श्योर, बट वेरी फ्रेश बॉयज़। तो ये लोग जो हैं, फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये अग्निवीर की कुछ कुछ मेडिकल टेस्ट कुछ थी उसमें, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या था, लेकिन इट वाज एसोसिएटेड विद अग्निवीर। और फिर बीच में जब हम पूरी भीड़ को क्रॉस करते करते गए, वरना वो एरिया वन ऑफ द क्वाइटेस्ट होता है, मीन्स वो सबसे क्वाइट है, मोस्ट क्वाइट एरिया है वो, लेकिन उस टाइम पर वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ थी। एंड देन आई सो सम ऑफिसर्स इन यूनिफॉर्म, जो आर्मी के लोग थे, तो समझ गए कि चलो ये अग्निवीर के साथ ही कुछ जुड़ा हुआ है। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, ये भी था कि रात को वो बताया कहाँ पर सो रहे थे, जिनका टर्न नहीं आ रहा था, दे वर स्लीपिंग ऑन फुटपाथ, दे वर स्लीपिंग इन गार्डन में जाकर सो रहे हैं, जो ऐसे ही जो बेंचेस होती है वहाँ पर सो रहे थे ये लोग। तो इट्स ऐसा गरीबी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट इतना मोटिवेटेड थे वो देश की सेवा करने के लिए। इसको हम दो एंगल से देख सकते हैं। एक नेगेटिव एंगल ये हो सकता है कि इनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं, बट द थिंग इज राइट, आर्मी चाहे तो फैसिलिटी क्रिएट कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, और सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी भी चाहे तो भी कर सकती है, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन द थिंग इज दे वर सो मोटिवेटेड कि जिनका लेट टर्न था या फिर राह देखनी थी, तो दे वर लाइक, रात का समय था, दे वर स्लीपिंग ऑन यू नो ऐसे लेट गार्डन में, दे वर देयर। तो दिस इंडिकेट्स कि ये इतना मोटिवेशन है देश की सेवा करने का, एंड दिस इज समथिंग अमेजिंग, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, और बेसिक ट्रेनिंग के बाद डायरेक्टली उनको जॉब पर लगा दिया जाएगा, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप फिर ऐसा 4 साल की ट्रेनिंग दें और उसके बाद वो, ऐसा नहीं चलेगा। मीन्स अभी एक आर्मी चीफ को जब पूछा गया, आर्मी नहीं सॉरी नेवी चीफ को जब पूछा गया था, इसी आर्टिकल में लिखी गई एक बात है कि 6 महीने की ट्रेनिंग और उसके बाद डायरेक्टली शिप पर बिठा देंगे यंगस्टर्स को, तो चलेगा? तो उन्होंने कहा उससे अच्छा हो भी क्या सकता है, जब तक आप समंदर में नहीं जाएंगे तब तक समंदर के साथ आपकी एक्सरसाइज कैसे हो सकती है। तो 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग, उसके बाद डायरेक्टली समंदर में ही भेज दो, तभी वो सीखेंगे। तो दिस इज हाउ इट शुड बी। और आज के ज़माने में तो चीज़ें इतनी चेंज हो गई हैं, अपग्रेड हो गए हैं बच्चे, यू नो, तो दिस इज हाउ इट शुड बी। फिर लेटरल एब्जॉर्प्शन की भी बात हो रही है। लेटरल एब्जॉर्प्शन का मतलब यह है कि जब ये 4 साल का वक्त ख़त्म हो जाएगा, तो हमने जैसे देखा कि 1/4 जो हैं वो परमानेंट रहेंगे, 3/4 जो हैं वो फिर रिटायर हो जाएंगे अग्निवीर में से, अग्निपथ स्कीम में से रिटायर हो जाएंगे, या फिर वो अग्निवीर नहीं रहेंगे। तो फिर क्या? तो उसके बाद बहुत सारी होम मिनिस्ट्री ने कह दिया है, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने कह दिया कि 10% लेटरल इंडक्शन हम करेंगे। इसका मतलब ये है कि उनकी जो अलग अलग एग्जामिनेशन है तो उसमें थोड़ी बहुत छूट दी जाएगी उनको, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स उनके गिने जाएंगे, तो दिस इज़ गुड। और समय के साथ साथ जब ये आज पहले फर्स्ट लॉट जो हैं ये अग्निवीरों का, तो ये अभी ट्रेनिंग में जाएगा, फिर उनका पूरी साइकिल जब ख़त्म होगी तो लेट्स से 2026 आ जाएगा। तो हमारे पास 4 साल का वक्त है। इस 4 साल के वक्त के अंदर उनकी जो एग्ज़िट है, जब ये ख़त्म करेंगे तो उस टाइम, उसके बाद क्या क्या चीज़ें हम उनको दे सकते हैं, उसके बारे में भी चीज़ें जो हैं वो सोची समझी जा सकती हैं। तो कोई ऐसा नहीं है, कोई परफेक्ट स्कीम नहीं होती है, उसको परफेक्ट हम धीरे धीरे समय के साथ साथ बनाते रहते हैं। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। यू विल
मीन्स मैं अपनी ही बात बताऊं, जब मैंने पहला लेक्चर लिया था उस टाइम पर मेरी जो स्पीच थी तो मैं आज वो सुन नहीं सकता। मुझे मीन्स जब मैं वो सुनता हूँ, मैं वैसे नहीं सुनता, लेकिन ये चीज़ याद आ गई तो मैं नहीं सुन सकता वो चीज़। आई वॉज सो स्लो, आई वॉज लाइक साउंडिंग वेरी वियर्ड। मीन्स मैं नहीं सुन सकता। शायद उस टाइम पर किसी को पसंद आया हो तो आई डोंट नो, लेकिन मुझे तो वो बिल्कुल। बट अगर वो पहला लेक्चर नहीं देता तो आज मुझे काउंट भी नहीं, आई थिंक 10,000 से ज़्यादा तो लेक्चर्स मैंने डिलीवर कर दिए होंगे टोटल यूट्यूब में। तो जो भी ग्रो, जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है वो तभी हुआ जब प्रैक्टिस की। और सेम थिंग गोज विद एवरीथिंग। कोई भी बिजनेस है, हर चीज़ में यही होता है, राइट? चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आर्मी हो, चाहे आर्मी के साथ जुड़ी हुई स्कीम हो, देश हो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, 105 टाइम्स इसमें अमेंडमेंट हो गए हैं ना, या फिर उससे भी ज़्यादा हो गया है। ऑल न्यू स्कीम्स जब भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें ट्रबल्स होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी समय के साथ साथ उसको हमें और ज़्यादा पॉलिश करते जाना है। और यहाँ पर क्या होगा कि अग्निपथ स्कीम जो है, तो इसमें एक चीज़ जो मिलेगी हमारे यंगस्टर्स को, दैट इज़ डिसिप्लिन। आर्मी की जो डिसिप्लिन है ये आप ख़रीद नहीं सकते, राइट? कोई भी आपको आर्मी की डिसिप्लिन जो है, आई डोंट नो कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो आपको ये डिसिप्लिन देगी। सुबह जल्दी उठ जाना है, इतने बजे खा लेना है, ये सारी चीज़ें जो है ना, आपके हाथों की जो रेखा होती है वैसी ही रेखा वो आपके दिमाग में भी बना देते हैं कि ये काम इतने बजे करना ही है, दैट्स इट। तो ये मेंटालिटी वाले यंगस्टर्स जब वापस आएंगे इकोनॉमिकल मार्केट में तो उसका बेनिफिट जो है आई एम श्योर हमें बहुत बड़ा मिलेगा। बहुत सारे अग्निवीर जो हैं, आप याद रखिए आज के लेक्चर को, बहुत बड़े बड़े यू विल फाइंड कि सम कोई बड़े एंटरप्रेन्योर्स जो हैं ये अग्निवीर ख़त्म करके आए, फिर उन्होंने अपना बिजनेस किया और फिर वहाँ पर पहुँच गए। कोई आया और किसी ने एक अलग सा टैलेंट दुनिया को दिखाया। यू विल फाइंड ऑल दिस थिंग्स एंड दे विल टेल यू, उसके सक्सेसफुल हो जाएंगे, उसके इंटरव्यू में आप सुनेंगे अग्निवीर स्कीम में से क्या क्या चीज़ें, मुसीबतों का सामना, ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर सीखी। राइट, नो कंसेंसस इज डीरेलिंग काउंटर टेरर डिप्लोमेसी। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है द हिंदू का। भारत ने लास्ट, आई थिंक इट वाज लास्ट मंथ, इजंट इट, लास्ट मंथ हमने एक यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म कमेटी UNSCTC हमने होस्ट की थी हमारे देश में। इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा भी की थी। आई थिंक मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है इस पर। और इसमें जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं इनका इस्तेमाल टेररिस्ट ना करें उसको लेकर डिस्कशन हुई। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इंडियाज़ काउंटर टेरर डिप्लोमेसी। जियोपॉलिटिकल लेवल पर भारत किस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसा आपको मेंस एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाए दोस्तों, तो उस प्रश्न के बहुत पूरा जवाब ही आपको इस डिस्कशन में मिल जाएगा। काउंटर टेरर डिप्लोमेसी के साथ जुड़ी हुई हम बात कर रहे हैं भारत की, ठीक है? तो भारत जो है वो इसी महीने 3rd एडिशन होगा NMFT कॉन्फ्रेंस का, दैट इज़ नो मनी फॉर टेरर। नाम से ही पता चल गया कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा नहीं पहुंचना चाहिए। दिसंबर 2022 की बात करें तो भारत प्रेसिडेंट बनेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, एंड दैट विल बी ऑल, राइट? उसके बाद हमारी यूनाइटेड नेशंस में जो ये दिसंबर वाला महीना है, दैट विल बी आवर लास्ट महीना एज फार एज आई नो। 1 जनवरी से हम UNSC के जो टेम्पररी मेंबर हैं, जो नॉन परमानेंट मेंबर, हम नहीं रहेंगे। तो जो प्रेसिडेंसी वाला महीना होगा हमारा, दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट महीना। और भारत जो है ग्लोबल काउंटर टेररिज्म आर्किटेक्चर पर भी कोशिश कर रहा है कि ऐसा एक आर्किटेक्चर हम बनाएं ताकि ये सारे जो फ्यूचर के चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने की बात है, लेकिन इसी के साथ साथ जो अभी जो चैलेंजेस हैं उनको भी हम एड्रेस करें। अभी क्या है कि दुनिया में जो यूक्रेन वाला वॉर चल रहा है, फिर कोविड-19 ख़त्म ही हुआ अभी थोड़े समय पहले, और इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है, रिसेशन, ये सारी चीज़ों से अभी दुनिया उभर ही मीन्स निकलने ही वाली थी, या तभी ये हो गया वॉर। तो अब टेररिज्म से ध्यान जो है वो थोड़ा हट चुका है। अभी ध्यान जो है वो वॉर पर है, ये यूक्रेन वाले वॉर पर। दूसरी एक चीज़, ग्वॉट, ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, ये किसने शुरुआत की थी? USA ने शुरुआत की। ये ख़त्म हो गया लास्ट ईयर, जब तालिबान को अफगानिस्तान सौंप दिया तब ये ख़त्म हो गया। दोस्तों
ये कब हुआ, ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म जो है वो स्टार्ट कब हुआ? 9/11 के बाद, इज़न्ट इट? 2000 में, अर्ली 2000 में, 2001 में। उसके 2 साल पहले क्या हुआ था, 1999 में भारत की हमारी जो एक फ्लाइट है उसको हाईजैक किया था, और IC-814 हाईजैकिंग जब हुआ तो भारत जो है वो यूके, यूएसए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन सारे देशों को कह रहा था कि देखिए ये कोई ये आतंकवादी इश्यूज जो हैं, ये आतंकवाद टेररिज्म जो है वो हमारे देश में एक लंबे समय से चल रहा है, हम इसके बहुत बड़े शिकार रहे हैं, लेट्स टुगेदर सॉर्ट इट आउट। भारत को पता था किन किन लोगों ने क्या क्या, कहाँ पर ये फ्लाइट जो है वो हाईजैक की, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। तब ये सारे देश जो हैं, ये यूएसए, यूके, यूएई, ये सारे देश ऐसा कह रहे थे नहीं नहीं ये तो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है, ये थोड़ी टेररिज्म है। फिर 2 साल के बाद, मीन्स ये बहुत बुरा हुआ, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन उनको जो सबक मिला ना, वो सबक बहुत बड़ा नुकसान होने के बाद वो सबक मिला। तब जाकर यूएई में भी अटैक्स हुए हैं, यूके में भी लंदन बॉम्बिंग्स हुए थे, लंदन सिटी में जो बसेस हैं, वहाँ की जो रेड बस हैं, तो वहाँ पर भी वहाँ पर आई थिंक 2004 में समवेयर अराउंड दैट, वहाँ पर भी बॉम्बिंग्स हुई थी। और यूएसए में तो भी नो के 9/11 हुआ था। तो ये होने के बाद ये सारे देश को लगा कि नहीं नहीं अब कुछ करना चाहिए, और उसके बाद फिर बहुत लेट ये पाकिस्तान को बेसिकली ग्लोबल लेवल पर, अगर पाकिस्तान को किसी ने कंट्रोल करने की, मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान के खिलाफ की गई हो, दैट इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, इसने ग्रे लिस्ट में रखा था, वो अक्टूबर में वो ग्रे लिस्ट में से भी निकल गया है। तो इंटरनेशनल रिएक्शन जो है वीक होता जा रहा है। खास करके आप देखिए तालिबान ने पूरा काबुल और पूरा अफगानिस्तान टेक ओवर कर लिया, और पूरी दुनिया जो है वह ऐसी चुपचाप बैठे रही। ये क्या दिखाता है, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि अब दूसरे देशों के प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करने में सारे देशों को इतना कोई खास मोटिवेशन नहीं रहा है उनका। तो यही एक हार्ड रियलिटी है, और इसी हार्ड रियलिटी को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर का जो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन जो है ये अब लेस कोऑपरेटिव बनता जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएनएससी का रेजोल्यूशन 1267, 1373 एक्सेट्रा, तो ये आउटडेटेड और टूथलेस हो गए हैं। जो पेपर टाइगर हम कहते हैं ना, कि सिर्फ बार्किंग नो बाइटिंग, इस प्रकार की सिचुएशन है। तो ऐसे समय में भारत की डिप्लोमेसी किस प्रकार की होनी चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट, कि कैसे हम इन सारे देशों को मोटिवेट करेंगे। दूसरी चीज़ ये उठती है कि अभी जो रशिया की नेवल फ्लीट है, सिवास्तोपोल जो है, तो वहाँ पर यूक्रेन ने यूके के ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए रशिया की नेवल फ्लीट पर अटैक किया। और जब येमेनी हाउथीज जो हैं वो यूएई और सऊदी अरेबिया के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करते हैं, तो उनको टेररिज्म या फिर टेररिस्ट अटैक कहा जाता है। और जब रशिया की नेवल फ्लीट पर यूक्रेन यूके के ड्रोन्स इस्तेमाल करते हुए अटैक करता है, तो इसको टेररिज्म नहीं माना जाता। तो टेररिज्म या तो दोनों जगह पर हुआ है या फिर किसी भी जगह पर नहीं हुआ है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि रशिया पर अटैक हुआ तो वो टेररिस्ट अटैक नहीं है। रशिया जो है वो ये सोच रहा है कि अफगानिस्तान जो अफगानिस्तान था, अफगान रिपब्लिक के जो नेशनल आर्मी कमांडो कोर थे, राइट, तो इनको रशिया रिक्रूट करना चाहता है यूक्रेन के वॉर के लिए। अब ये जो नेशनल आर्मी कमांडो कोर हैं, तो यही वो लोग हैं जो तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे, राइट। इन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और टफ सोल्जर्स हैं ये। अब अगर रशिया इनको रिक्रूट कर लेगी तो क्या इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखा जाएगा? ये सारे इश्यूज हैं। 1996 में दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म CCIT 1996 से लेकर अभी तक टेररिज्म क्या है इसकी डेफिनेशन भी हमने तय नहीं की है दुनिया ने। तो आप सोचिए किस लेवल पर चीज़ें जो है वो चल रही हैं। यूज़ ऑफ बायो वॉरफेयर के ऐसे कोविड वायरस टाइप ऑफ ऐसे वायरस जो है वो छोड़ दिए जाएं तो कोई देश जो है वो बर्बाद हो जाएगा, ये चीज़ें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक सोल्जर्स का इस्तेमाल करना, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हुए टेरर फाइनेंसिंग, सोशल मीडिया, डार्क वेब और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए
टेरर कम्युनिकेशन। तो ये सारी नई नई चीज़ों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनसे कैसे लड़ेंगे, ये सोचना होगा सारे देशों को मिलकर। इस प्रकार की हमारी डिप्लोमेसी भी उसी दिशा में सोचेगी ना कि कैसे ये सारे देशों को ये सारी चीज़ें बताई जाए और उनको ऑन बोर्ड लाया जाए। फिर जो ड्रोन स्ट्राइक्स यमन, सीरिया, अफगानिस्तान और सोमालिया में नाटो ने की है, जहां पर सिविलियंस की मृत्यु हुई है, तो क्या वो ड्रोन स्ट्राइक्स जो हैं वो टेररिस्ट अटैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखी जाएगी? जस्ट इमेजिन, अगर आप यमन के सिटीज़न हैं, आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ लेना देना नहीं है, जैसा जीवन आप यहाँ पर जी रहे हैं वैसा यमन, सीरिया, अफगानिस्तान या फिर सोमालिया में जीते हैं, आपका परिवार है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये वो एक्सेट्रा, और अचानक से एक ड्रोन स्ट्राइक होती है, आप स्कूल गए हैं और वापस जब गए तो कोई घर पे नहीं है, घर ही नहीं है, एरिया ही नहीं है, पूरा आपकी पूरी सोसाइटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो जिन लोगों ने वो किया, आपके लिए वो क्या होंगे? आप उनको टेररिस्ट ही कहेंगे ना। तो इस लेवल की थिंकिंग से सोचना पड़ेगा कि सिर्फ फिर इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि तालिबान ने अटैक किया वही टेररिस्ट, वो तो टेररिज्म है ही। यहाँ पर ऐसी कोई रेडिकलाइजेशन का कैंप नहीं चल रहा है। यहाँ पर तालिबान ने जो अटैक्स किए हैं या फिर पाकिस्तान जो करवाता है, दैट इज़ ऑल्सो टेररिज्म। लेकिन इसी के साथ साथ भले डेवलप्ड देश अगर ऐसे सिविलियंस को मार रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो टेररिज्म। चाइना जो है वो अपने हैकर्स का इस्तेमाल करते हुए मुंबई की इलेक्ट्रिक ग्रिड्स जो है उनको डिसेबल करता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ टेररिज्म, राइट। तो एक ग्लोबल डेफिनेशन तैयार करने की ज़रूरत है। विदाउट दिस डेफिनेशन, विदाउट दिस कंसेंसस, टेररिज्म की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होगी तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे कैसे? अगर पता ही नहीं है कि कौन दुश्मन है, कैसा दुश्मन है, दुश्मन की डेफिनेशन क्या, परिभाषा क्या है, यही नहीं पता है, तो फिर हाउ यू विल फाइट। और आने वाले समय में तो ये फूड के नाम पर, एनर्जी सिक्योरिटी, वाटर, क्लाइमेट चेंज, पेंडेमिक्स, ये सारी इश्यूज़ की वजह से और ज़्यादा इश्यूज़ होने वाले हैं, और ज़्यादा वायलेंस जो है वो दुनिया के अलग अलग देशों में हो सकता है। तो सभी के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो छोटे छोटे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उनको साइड में रखते हुए हम एक होकर लड़ें, क्योंकि हम एक होकर नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर ह्यूमैनिटी के खिलाफ लड़ रहे हैं, एंड दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। इंडिया जो है वो SCO का प्रेसिडेंट बनेगा, आई थिंक बन गया, इसनट SCO का, और G20 की प्रेसिडेंसी हम संभालेंगे अब दिसंबर से, राइट। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ में हम ऐसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट बन रहे हैं। तो भारत की डिप्लोमेसी जो है हमें उस लेवल पर ले जानी पड़ेगी कि हम सभी को ऑन बोर्ड लेकर आए, ठीक है। So that's basically everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video, and we proudly support Mission Life. Thank you very much. Video pasand aaya ho to share it, hit the like button, and I will see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.